अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा अब आप लोगों का यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। इससे पहले आप लोगों ने दो स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ लिए हैं। चैप्टर का नाम ही थ्री फिजिकल स्टेट है। हमने ये भी सीखा था कि आपके पास तीन सिर्फ स्टेट नहीं है मैटर की, लेकिन मैटर की तीन फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस आपने पढ़ लिया, आपने लिक्विड पढ़ लिया, अब आप सॉलिड पढ़ने जा रहे हैं। आपको मैंने कहा था कि आपके जितने भी सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ भी हों, एक कंटेनर लें फिक्स्ड वॉल्यूम का, इसमें आप मॉलिक्यूल्स बहुत दूर कर दें तो ये गैस बन जाएंगे। उसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स थोड़े करीब करें तो ये लिक्विड बन जाएंगे। और उसी कंटेनर में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब कर दें तो आपके पास ये सॉलिड बन जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इनके दरमियान जो अट्रैक्शन अट्रैक्शन है, अट्रैक्टिव फोर्स है, वो डिटरमाइन कर रही है आपकी स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी। अब स्टेट ऑफ मैटर क्या होगी यहाँ पर देखते हुए, अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा करीब हैं, इसका मतलब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। तो बहुत हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दो टाइप ऑफ फोर्सेस आपने पढ़ी हैं, इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। इंट्रामोलिक्यूलर होती है मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन द मॉलिक्यूल। और इंटरमोलिक्यूलर, इंट्रा तो हो गई विद इन, और इंटरमोलिक्यूलर होती है मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। ये आपने सारी टाइप्स पीछे पढ़ रखी हैं। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्योंकि इन सब में बहुत ज्यादा होती है, और सॉलिड पार्टिकल्स अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इतनी जोर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच्ड हुए हुए होते हैं कि आप जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट लें तो मैग्नेट खुद ही आपस में अटैच हो जाता है, लेकिन जब आप मैग्नेट को जोर से खींचेंगे तब जाके वो सेपरेट होगा। वैसे ही आप मैग्नेट को पकड़ के खींच दें, धागा बांध दें और धागे से हल्का सा खींचते रहें, अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो सेपरेट नहीं होगा। और जो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है, अगर आपने देखा हो, अव्वल तो उसको करीब लोग आने नहीं देते, और अगर वो करीब आ जाए तो मैग्नेट इटसेल्फ डैमेज हो जाता है। तो वो मैग्नेट भी आपके सॉलिड ही हैं, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हाई होती है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अगर लिक्विड में होगी तो लिक्विड सॉलिड बन जाएगा, गैसेस के दरमियान होगी तो गैसेस पहले लिक्विड और फिर सॉलिड बन जाएगा। तो इनके दरमियान आपने सिंपल सी एक बात सीखी थी कि आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपके गैस हो या लिक्विड हो या सॉलिड हो इसमें। अब सेम सब्सटेंस पानी ले लें, अगर पानी के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स एज अ स्टीम दूर हो जाएंगे। वही स्टीम आप पकड़ के उसको ठंडा कर लें, वो स्टीम आपकी लिक्विड बन जाएगी। और उस स्टीम को और ठंडा कर लें, फ्रीजर में डाल दें, फ्रीजिंग पॉइंट ले आए, तो वो आइस यानी कि बर्फ सॉलिड बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फर्क है। अब सॉलिड क्या है, सॉलिड आपके पास एट रूम टेम्परेचर, तो सॉलिड जितने भी एट रूम टेम्परेचर होते हैं वो आपके, हम उनको सॉलिड कहते हैं। लेकिन एट रूम टेम्परेचर अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो उसको लिक्विड कहेंगे। जैसे कि पानी, पानी को रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, इवन अभी सर्दियां चल रही हैं, अभी भी पानी को बाहर निकाल के रख दें, बर्फ को बाहर निकाल के रख दें तो बर्फ पानी में तब्दील हो जाएगा, लेकिन पानी पानी ही रहेगा। पानी आपका गैस तब बनेगा या तो इवेपोरेशन होगी या आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। एट रूम टेम्परेचर जो भी सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी कि जिस भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होंगे, अटैच्ड होंगे, तो वो आपका सॉलिड है। अब सॉलिड आपके पास, आपने जिस तरीके से पढ़ा था गैसेस को, गैसेस की ना तो कोई फिक्स शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एक आप परफ्यूम की बोतल लें, परफ्यूम की बोतल या जो आपका बॉडी स्प्रे होता है, एयर फ्रेशन होता है, कुछ भी लें, तो आपने एक कंटेनर छोटा सा था, उसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स पैक किए हुए थे, या गाड़ियों के अंदर सीएनजी सिलेंडर डला हुआ होता है, उसके अंदर गैसेस हम कंप्रेस करके डाल देते हैं। वही आपके पास परफ्यूम जब आप कमरे में स्प्रे करते हैं पूरे कमरे में फैल जाता है। तो एक छोटी सी बॉटल पूरे कमरे के बराबर हो भी सकती है। तो आपको मैंने ये भी कहा था इस पूरे कमरे के अंदर जितनी भी गैस है वो इस छोटे से डिब्बे के अंदर आप भर सकते हैं। वही काम आपके स्प्रेस के अंदर हो रहा होता है। तो आपके जो गैसेस हैं
उनके पास ना तो कोई फिक्स शेप है, ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम है। जिस चीज में डालेंगे उसका वॉल्यूम हासिल कर लेगा। कमरे में फैलाएंगे, कमरे का वॉल्यूम इख्तियार हो जाएगा। और अगर छोटे से कंटेनर में, सिलेंडर में डालेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम वो इख्तियार कर लेगा। लिक्विड की बात करें, लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड में आपके पास, अगर मैं एक जग पानी ले रहा हूं और किसी बर्तन में डाल रहा हूं तो एक जग पानी ही रहेगा, लेकिन उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होगा। अभी आपने जग में डाला है तो जग का शेप है, उसे किसी देचकी में डाल दें उसका शेप हो जाएगा, ग्लास में डाल दें ग्लास का शेप इख्तियार कर लेगा। तो इसका डेफिनेट शेप लिक्विड का नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है। वॉल्यूम अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही होगा। आप 4 गिलास, अगर 4 मिला के 1 लीटर बनता है तो एक जग 1 लीटर का 4 गिलास में तकसीम होगा, और वही 4 गिलास मिलके 1 लीटर का जग बनाएंगे। वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। सॉलिड में ये दोनों फिक्स होते हैं, शेप भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी इस वक्त, चले ये मार्कर सॉलिड है, ये दिखा रहा हूँ, ये मार्कर आपका इस वक्त सॉलिड है। कल मैं अगर आऊंगा आपको पढ़ाने तो कल भी ये मार्कर ऐसा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि अभी ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, कल मैं आऊंगा तो यहाँ पे पानी बना होगा, हाथ से मैं पकड़ के यूं लिख रहा हूँ इंक से। वो कलर पेंट करते थे ना बच्चे छोटे, पेंट ब्रश से, तो ब्रश खराब हो जाता तो उंगलियां पकड़ के कर रहे हो, तो कल मैं आपको आऊंगा और उंगलियों से यूं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सॉलिड के बजाय लिक्विड नहीं बन रहा, तो इस वजह से ये सॉलिड ही कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो एट नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है, रूम टेम्परेचर पे कोई फिक्स शेप रखते हैं और उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, तो वो आपके कहलाते हैं सॉलिड। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर जो लिक्विड डली हुई है, वो इंक जो इसके अंदर मौजूद है, ये लिक्विड फॉर्म में। ये इंक इस वक्त जो कंटेनर है इस मार्कर का, इसके अंदर है। इस कंटेनर को मैं निकाल के अगर गिरा दूं, उल्टा कर दूं, इंक नीचे फैल जाएगी, तो जो फर्श पे गिरेगी, जितनी जगह मिलेगी उतनी जगह पे वो इंक फैल जाएगी, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम तो खैर, शेप चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो यहाँ पर आपके पास अब जो सॉलिड्स हैं उन सब में फिक्स वॉल्यूम, फिक्स शेप है। अब चाहे आप बर्फ के क्यूब्स उठा के ग्लास में डालें या बड़े से देशके में डाल दें, वो बर्फ के क्यूब वही शेप रखेंगे जब तक वो लिक्विड नहीं बन जाते। आप एक लकड़ी का टुकड़ा काटें आग जलाने के लिए, सर्दियां हैं, लोग लकड़ी पुरानी इस्तेमाल करते हैं आग जलाने के लिए। लकड़ी का टुकड़ा आप काट के चूल्हे पे जलाएं, या जो आपके बारबेक्यू वाला बना रहा होता है कोयले उसमें डालता है, वहां पर डाल के जलाएं। उस लकड़ी ने चेंज नहीं होना जब तक वो सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। तो अब आपकी किताब पे आ रही है, यही सारी बातें उधर भी लिखी हुई हैं। आपकी जो सॉलिड है इसके प्रॉपर शेप, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है। जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं ये एक्सट्रीमली क्लोजली पैक्ड होते हैं टू ईच अदर। ये सारी बातें जो मैंने बताई वही अंग्रेजी में यहाँ लिखी हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान स्पेसेस ना होने के बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है स्पेसेस नहीं होते, स्पेसेस होते हैं, लेकिन ना होने के बराबर। इस वक्त आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, एक डेस्क पे बैठने के 5 बच्चों की जगह है। अभी मैंने लेट सपोज 4 बिठाए, मैं 5वें को बिठा देता हूँ, चलें छठे को भी बिठा दिया, अब जगह पैक्ड हो गई और 7वां बच्चा नहीं आ सकता, बिल्कुल पैक्ड हो गए। लेकिन आप अपनी जगह पे हिल तो सकते हैं ना। वो जो हिल सकते हैं जिस जगह पर, वो जगह बहुत मामूली सी जरूर है, लेकिन है तो सही। तो सॉलिड्स के दरमियान मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बहुत ना होने के बराबर मामूली सी स्पेस होती है, उसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। तो आपकी यहाँ पर किताब में बात कर रहा था इंटरस्टिशियल स्पेसेस की। तो सॉलिड्स के दरमियान जो खाली जगहें बहुत मामूली मिकदार में होती हैं उनको हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। ये आपको सिर्फ समझना है, किताब में नहीं लिखा हुआ, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। अब जिस तरह आपने सॉलिड के अलावा बकिया 2 पढ़े हैं, गैसेस और लिक्विड्स, इन सब की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ी थी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन टर्म्स ऑफ गैसेस। और फिर आपने लिक्विड में भी यही पढ़ा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी इन टर्म्स ऑफ लिक्विड्स। उसी तरीके से काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है इन टर्म्स ऑफ सॉलिड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, थ्योरी आपकी ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड, ये कहती है कि आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, वो बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। वजह उसकी क्या है? ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपके मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो उस वजह से ये करीब होते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट, दूसरा पॉइंट आपसे ये कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर अनएबल टू मूव फ्रीली। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी गैसेस में भी लिक्विड्स में भी, मोबिलिटी की।
मोबिलिटी बढ़ा दे, द एबिलिटी टू मूव फ्रीली। इन सॉलिड्स के पास ये एबिलिटी नहीं होती, ये फ्रीली मूव नहीं करते। वजह उसकी क्या है कि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, तो ये आपके दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, क्योंकि इनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं। लेकिन इसके अलावा मॉलिक्यूल्स कैन वाइब्रेट, आपके ये अपनी जगह पर वाइब्रेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एंड रोटेट इन देयर फिक्स पोजीशन, अपनी जगह पर रोटेट घूम सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमाज पढ़ते हुए अक्सर बच्चे वाइब्रेट मोड ऑन कर लेते हैं, यूं यूं हिलते रहते हैं। अब नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन हिल रहे हैं, पता नहीं अल्लाह ताला आपके हिलने की वजह से आपकी नमाज शायद कबूल कर लें। इसके अलावा जब आपको वापस भागना होता है तो आप रोटेट कर जाते हैं। अब रोटेट करने का मतलब क्या है, आप 360 टर्न कर सकते हैं। आप अपनी सफ में खड़े हुए हैं, आप बराबर वाले के आगे से नहीं निकल सकते, आप पीछे नहीं निकल सकते, लेकिन पीछे अगर जगह है तो या तो आप उल्टे पैर आएंगे, या आप अपनी बॉडी रोटेट करेंगे और फिर चलना शुरू कर देंगे। या अगर कहीं पे आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक चेयर होती है जो 360 रोटेट हो जाती है, आपको फॉर एग्जांपल चेयर से बाहर निकलना है, लेकिन आपको जगह नहीं अपनी चेंज करनी, चेयर को हिलाना नहीं है, आप सिंपल अपनी चेयर को रोटेट कर लेते हैं। रोटेशन का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होना चाहिए। आपकी अर्थ इस वक्त रोटेट हो रही है एज वेल एज वो स्पिन भी कर रही है। तो आपके अर्थ या बाकी प्लैनेट्स रोटेट होते हैं। रोटेट का मतलब क्या है, अपनी जगह पर मौजूद रह के घूम जाना। तो अगर आप अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, अभी बैठ के तो ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप खड़े होंगे तो आप घूम भी सकते हैं। तो आपके उसी तरीके से सॉलिड हैं, सॉलिड आपके पास एक तो वाइब्रेट कर सकते हैं अपनी जगह पर। तो अगर लेट सपोज सॉलिड, लेट सपोज उसका फेस ये वाला इस पॉइंट पे था, तो अब ये रोटेट करके अपनी फेस को इस साइड पे कर सकता है। फेस चेहरा नहीं हो रहा, ये चेहरा अलग होता है, ये वाला फेस अलग है, ये आगे चल के डिटेल में पढ़ाऊंगा। बहरहाल रोटेशन इनमें पॉसिबल है। रोटेट आपका जो गाड़ी का टायर है या साइकिल का, मोटरसाइकिल का पहिया होता है, व्हील होता है, वो अपनी जगह पे रोटेट करता है। वाइब्रेट अगर करेगा तो वो खतरे की घंटी है आपके लिए। अगर गाड़ी का टायर वाइब्रेट कर रहा है तो गाड़ी का टायर बाहर निकलने वाला है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए वाइब्रेशन हम वहां पर रोक देते हैं, लेकिन रोटेशन हमें चाहिए। कुछ जगह पर हमें वाइब्रेशन चाहिए, तो जहां पर आपके फॉर एग्जाम्पल मसाजिंग चेयर होती हैं या कोई भी मसाजर होता है, उधर आपको वो जो मूविंग पार्ट्स लगे होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, वो रोटेट नहीं करते। या गाड़ी अगर बहुत स्पीड में चल रही है और गाड़ी मिसिंग कर रही है तो गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू करती है। कभी गाड़ी में बैठे हो और स्पीड में चल रही है तो आप देखेंगे गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, फिर स्पीड हम स्लो कर देते हैं। तो आपके ये सॉलिड में ये दो चीजें होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, दे वाइब्रेट एंड रोटेट इन देयर फिक्स पोजीशन। इसके अलावा इनका नेक्स्ट पोस्टुलेट है कि इनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, ये हम क्लियर कर चुके हैं पहले। और प्योर सॉलिड्स जितने भी हैं उनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये आपको वैसे पता है, जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट था, जिस पॉइंट पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, जिस पॉइंट पे लिक्विड बॉयल होता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। उसी तरीके से ये आगे प्रॉपर्टी आएगी, जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, या जिस पॉइंट, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड में, उस टेम्परेचर को तो हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इधर बोला गया शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये है, अगर प्योर सॉलिड होगा, उसमें किसी चीज की मिलावट नहीं है, प्योर सॉल्ट है NaCl सोडियम क्लोराइड, उसके अंदर किसी और सॉल्ट की मिलावट नहीं है, तो उसका एग्जैक्ट 801 यहाँ पर लिखा होगा, कहीं लिखा हुआ है 801 डिग्री, 801 डिग्री सेंटीग्रेड उसका होता है मेल्टिंग पॉइंट। वो 800 पे मेल्ट नहीं होगा, वो 802 पे मेल्ट नहीं होगा, एग्जैक्ट 801 पे मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास सॉलिड की थ्योरी ऑन द बेस ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये पोस्टुलेट से। अब हम आ रहे हैं इसके बाद डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज थोड़ी सी हैं, वो इसके साथ ही कवर करवा रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी आपकी है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अभी पोस्टुलेट में हमने डिस्कस कर लिया है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, कोई भी सॉलिड अपनी स्टेट चेंज कर ले फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, हम कहते हैं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्ट, आप हाथ में चॉकलेट पकड़ते हैं, चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो जाती है। बर्फ पकड़ते हैं, बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मेल्ट का मतलब क्या है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो बर्फ आपने हाथ में पकड़ी थी, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ मेल्ट होना शुरू हो जाती है। चॉकलेट जब हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं, अभी सर्दियां, अभी मेल्ट नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा 36 और 37 के दरमियान होता है, तो हाथ में पकड़ते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। और चॉकलेट का यहाँ पर लिखा हुआ भी है 36 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है।
तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग पॉइंट, पॉइंट जब भी आएगा, मेल्टिंग क्या है, मेल्ट होना, मेल्ट होने का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। पॉइंट साथ जोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, एट दैट टेम्परेचर जिसपे ये फिनोमिना हो रहा है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें आपका सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है मेल्टिंग इनटू लिक्विड, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और उस मेल्टिंग पॉइंट पे दोनों आपके स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जब दोनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं उसको हम कहते हैं कोएग्जिस्ट, कोएग्जिस्ट करते हैं। और ये पोजीशन जब अचीव होती है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट। तो यहाँ पर यही जुमला लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इसको आप खुद ट्रांसलेट कर लेंगे। टेम्परेचर वो जिसमें आपके पास सॉलिड स्टार्ट होता है मेल्टिंग, और जो सॉलिड लिक्विड दोनों को एग्जिस्ट करते हैं एट इक्विलिब्रियम, तो ये आपके पास कहलाते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें डिटेल काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक बात कर रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल को आपने नीचे से टेम्परेचर दिया, हीट किया, तो ये जो मॉलिक्यूल है और साथ में ये मॉलिक्यूल था, ये दोनों एक साथ थे। जब आपने टेम्परेचर दिया तो ये इनकी मूवमेंट बढ़ गई। जाहिर है अगर एक जगह पर आपको गर्मी लग रही है और आपको दबा के फंसा के रख दिया जाए, या आपको अभी जो सर्दियों में कपड़े पहनते हैं वो गर्मियों में पहना दिए, आप क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े उतारेंगे एक्स्ट्रा, और फिर उसके बाद आपके अगर इर्द गिर्द कोई बैठा हुआ था, आप उसे धक्का देके साइड पे करेंगे, गर्मी लग रही है हवा आने दो। तो आपके ये मॉलिक्यूल्स भी ऐसे ही करते हैं, इनके पास एक्सेस एनर्जी आएगी, नीचे टेम्परेचर देंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी, क्या करेंगे, अपनी जगह पर वाइब्रेट होंगे। जब दोनों ही अपनी जगह पे वाइब्रेट होंगे तो क्या होगा, बीच में जगह बनना शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना कि गाड़ी में जगह नहीं है तो एक दो जम के बाद खुद ही जगह बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वाइब्रेट हुए तो जो खाली जगहें थी वहां पर आप अपनी जगह बना लेंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये अपनी जगह वाइब्रेट होके बनाते हैं। इनके दरमियान जब ये स्पेस बढ़ता रहता है, तो जैसे जैसे जितना ज्यादा स्पेस बढ़ेगा, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर इनफ स्पेस क्रिएट हो जाए कि सॉलिड कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, वो स्पेस क्रिएट होने की देर है, आपका सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। यही चीज यहाँ पर बताई हुई है कि आपके पास टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से, क्योंकि हम सॉलिड को कंटिन्यूसली नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो इनके दरमियान वाइब्रेशनल मोशन इंक्रीज हो गई है, और उस वजह से इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो कमजोर हो गई हैं। और जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज कमजोर हो गई हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्रिएट हो गया, बढ़ गया, और जब वो डिस्टेंस बढ़ गया है तो अब ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। यही सारी बातें यहाँ पर बताई हुई हैं, और इसके अलावा और इसमें एक डिटेल जो बताई है वो सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बहरहाल बता दी हैं। तो कंटिन्यूस हीट सप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ देगा फिक्स पोजीशन पे और बिकम्स मोबाइल, मतलब क्या है, जगह आपके इनके दरमियान बढ़ जाएगी। और इसके अलावा आपके मेल्टिंग पॉइंट के रेफरेंस के लिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स गिवन है, उसके आप देख लेंगे। कुछ तो मैंने आपको यहाँ पर क्लास में वर्बली बता दी हैं, कुछ क्या तकरीबन सारी बता दी हैं। शुगर और मरकरी की वैल्यूज रह गई, वो खुद पढ़ लें। तो ये आपकी सिंपल सी एक प्रॉपर्टी थी सॉलिड की। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, अपोजिट ऑफ मोबिलिटी इज कॉल्ड रिजिडिटी। एक बच्चा जब अपनी बात पे अड़ जाता है उसको हम कहते हैं कि वो रिजिड हो गया है। आपके मैं अगर नंबर गलत काट दूं, आप मुझसे बहस करेंगे कि मैंने सही लिखा था, आपने मेरे नंबर काट दिए बिला वजह, तो आप उस बात पे रिजिड हो जाते हैं। और इस बात पे मैं कहता भी हूँ कि रिजिड हो जाना चाहिए। अगर आपने सही लिखा है और बिला वजह नंबर काट दिए, मैंने काटे, किसी भी टीचर ने काट दिए, किसी भी चेकर ने काट दिए, तो वहां पर आपको रिजिड हो जाना है कि मैंने सही लिखा है। लेकिन रिजिड के साथ बदतमीज नहीं होना, क्योंकि बदतमीजी इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी, रिजिडिटी इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो आपके पास यहाँ पर सॉलिड्स के अंदर भी रिजिडिटी होती है, इनके अंदर एक आपके पास एबिलिटी है टू अपने आप को एक जगह पर फिक्स कर लेना। आपके जो गैसेस और लिक्विड हैं इनके दरमियान जगह होती है, तो ये मूव कर ले जाते हैं। आपकी क्लास जब खाली होती है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही, तो बच्चे इधर से उधर मूव कर रहे होते हैं, कोई किस डेस्क पे बैठा है, कोई किस डेस्क पे बैठा है। तो ये आपकी अभी इस वक्त एबिलिटी है जिसको हम कहते हैं मोबिलिटी। लेकिन जैसे ही क्लास स्टार्ट हुई या मैं क्लास में आ गया, अब आप क्या हो गए, रिजिड हो गए अपनी पोजीशन पे। अब जब तक मैं मौजूद हूं या जब तक क्लास में आप बैठे में, आप अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो ये प्रॉपर्टी, जो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से हिल नहीं सकते, उसको हम कहते हैं रिजिडिटी। रिजिड हो गए, सख्त हो गए। तो यही बात यहाँ पर लिखी है। जो आपकी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है सॉलिड्स के अंदर, जाहिर है सॉलिड कैसे बना, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट से, और उन अरेंजमेंट के दरमियान स्पेसेस ना होने के बराबर है। तो अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स ये
आपस में क्लोजली पैक्ड हैं, और क्लोजली पैक होने की वजह से, क्योंकि इनके दरमियान डिस्टेंस नहीं है टू ट्रैवल, टू मूव, तो उस वजह से ये मूव नहीं कर सकते, इनके पास मोबिलिटी नहीं है, दे आर नॉट मोबाइल। और ये जो इनके दरमियान वाइब्रेशनल मोशन है, उस वाइब्रेशनल मोशन से आपका मॉलिक्यूल अपनी जगह पे ही है, वो अपनी जगह से हटके दूसरी जगह पर नहीं जा सकता। तो बहरहाल ये आपके पास जो इनकी वाइब्रेशन होती है वो फिक्स पोजीशन पे होती है, इस वजह से ये आपके जो सॉलिड है इनका स्ट्रक्चर रिजिड होता है। आज जो आपके घर तामीर हुए हैं, 100 साल बाद भी अगर अच्छी क्वालिटी के सरिया और सीमेंट वगैरह डाला था, तो 100 साल के बाद भी वैसे ही रहेगा, वो घर ब्रेक नहीं होगा। आपका घर आज तामीर हुआ है, 10 साल बाद आप देखेंगे वो वैसे ही खड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये सॉलिड के अंदर एबिलिटी नहीं होती है अपनी जगह फिक्स रखने की, तो हम देखते हैं कि जेली की तरह हमारे घर भी हिल रहे होते हैं। हम यहाँ पर फर्श पे पाँव रखते हैं और हम बाउंस होके ऊपर उड़ जाते हैं। तो सॉलिड्स के पास क्योंकि रिजिडिटी है, तभी वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन रखते हैं। आपके पास ये जो, चले ये मैंने मार्कर अपने हाथ में पकड़ा है, अगर ये सही सलामत रहा 1 साल बाद, 2 साल बाद, ये ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको मैं यूं मोड़ने की कोशिश करूं ये मुड़ जाए, ये अपनी पोजीशन फिक्स रखेगा। तो सॉलिड्स की एबिलिटी होती है टू रिटेन देयर पोजीशन, देयर स्ट्रक्चर। इस प्रॉपर्टी को, इस एबिलिटी को हम कहते हैं रिजिडिटी। तो ये आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी थी, और लास्ट आपकी प्रॉपर्टी किताब की हद तक, वैसे प्रॉपर्टीज और भी हैं लेकिन किताब की हद तक तीसरी प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी क्योंकि मैं अच्छे खासे आपको बहुत दफा समझा चुका हूँ क्या होता है, तो डेंसिटी की इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, सिर्फ डेंसिटी के बारे में बता रहा हूँ। सॉलिड की डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड ज्यादा होती है, और एज कंपेयर टू गैसेस और भी ज्यादा होती है। एक आप पानी के अलावा कोई भी और सब्सटेंस उठा लें, उसमें सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज्यादा मिलेगी लिक्विड से। अभी कुछ दिनों पहले, अभी मैं रिसर्च वर्क ही साथ में कर रहा हूँ, तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उसको मैं पढ़ रहा होता हूँ। तो डेंसिटी ऑफ आयरन में देख रहा था, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेंसिटी ऑफ आयरन इन लिक्विड। गैसेस तो खैर आयरन होता ही नहीं है, सॉलिड और लिक्विड में होता है। तो गैसेस फॉर्म में आयरन ना होने के बराबर है, वैसे हो ही नहीं सकता यहाँ अर्थ में। उसके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए और बहुत ज्यादा मगजमारी करनी पड़ती है। लेकिन लिक्विड में आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है। पानी में उल्टा हिसाब है, पानी में आपकी बर्फ तैरती है। आप अपने पानी के ग्लास में आइस क्यूब डालते हैं तो बर्फ नीचे नहीं बैठती, बर्फ ऊपर उठती है। बर्फ की डेंसिटी, आइस जो कि पानी है उसकी डेंसिटी कम है, हालांकि वो सॉलिड है। और जो आपका लिक्विड है यानी कि पानी, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। वरना अगर बर्फ की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती तो जो आइस क्यूब है वो नीचे बैठ जाते। जैसे आप कोई भी पत्थर उठा के पानी में डालें, उसकी डेंसिटी ज्यादा है पानी से, वो नीचे बैठ जाएगा। कोई बिस्किट डाल दें वो नीचे गिर जाएगा। कोई भी चीज इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो नीचे बैठ जाएगी, और जिसकी पानी से कम है वो ऊपर तैरना शुरू कर देगी। एक एग्जांपल मैंने आपको बर्फ की बता दी, आप ऑयल डाल के देख लें वो भी ऊपर तैरेगा, और कोई आपका सब्सटेंस जो आपको लगता है हल्का है वो डाल दें वो भी ऊपर तैरेगा। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि सॉलिड आपके जितने भी हैं वो ज्यादातर, जितने भी सॉलिड हैं उनमें से ज्यादातर लिक्विड के मुकाबले भारी हैं, डेंसर हैं देन लिक्विड। और गैसेस, गैसेस के भी वजह उसकी क्या है, मॉलिक्यूल जितने भी सॉलिड के अंदर है वो टाइटली पैक्ड हैं, और जब वो टाइटली पैक्ड हैं तो उनके दरमियान कम वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे एज कम्पेयर टू लिक्विड। उसके उसी का लें तो लिक्विड अगर फॉर्म में तो उसी वॉल्यूम में कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की वजह से आपके, क्योंकि टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, टाइटली पैक होने की वजह ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होती है, और आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस वजह से ये भारी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड। अगर मैं यहाँ पर पहले ये कंप्लीट कर दूं फिर एक और इसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पर मजीद लिखा हुआ है कि आपके जो हाईएस्ट डेंसिटी है, जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस जितने भी हो गए, उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी सॉलिड्स की होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको बता दिए हैं, वो आप खुद देख लेंगे। आयरन वगैरह ये सब बताया हुआ है। आयरन की यहाँ पर जो बताइए 7.8 अराउंड ये होती है, 7.8 7.9, और 6 पॉइंट समथिंग 6.9 याद पड़ा है, 6.8 पड़ा है इन लिक्विड होती है। मिनट से लिखेंगे आपको आराम से मिल जाएगा। तो बहरहाल आपके कुछ टेबल में डेंसिटी की वैल्यूज भी दी हुई हैं। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में और समझ लें। यहाँ तो आपका पॉइंट मैंने कंप्लीट कर दिया है, अब इजाफी समझा रहा हूँ। सेम यही आप वॉल्यूम लें, लेकिन इसको आपने लिक्विड फॉर्म में करना है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये दूर दूर होंगे, सेम सब्सटेंस है। लेट सपोज ये आपका आयरन ही है या कोई और ले लें, तो ये आपके मॉलिक्यूल क्योंकि यहाँ ज्यादा हैं
जब मॉलिक्यूल ज्यादा हैं तो मास भी ज्यादा होगा। एक सिंपल सी बात है, ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा वजन होगा उनका। तो उसी तरीके से ज्यादा मॉलिक्यूल हैं तो इसमें मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। वॉल्यूम दोनों का सेम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम ऑब्वियसली इसका ज्यादा हुआ, विच इज इक्वल टू डेंसिटी। अब डेंसिटी आप डी से लिखें या उधर रॉ मैंने आपको बताया था वैसे लिखें, एक ही बात है। तो आपकी जो डेंसिटी है, क्योंकि डिपेंड कर रही है मास और वॉल्यूम पे, मैं वॉल्यूम फिक्स कर दूं लेकिन मास एक जगह बढ़ा दूं और एक जगह मास कम कर दूं, तो ऑब्वियसली जहां मास बढ़ाया है वहां डेंसिटी भी ज्यादा होगी। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू ये याद रखना है कि जब आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मास बढ़ जाता है। ये आपके मैंने न्यूमेरिकल्स भी करवाए हुए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर निकालने तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स एटम्स या आयंस कुछ भी, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उसका मास भी ज्यादा होगा। और आप लोगों का क्योंकि मैं टेस्ट भी ले चुका हूँ, अगर किसी को नहीं याद तो आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए ग्राम मास निकालना है ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लेट सपोज, एक मैं दे रहा हूँ 18 × 10⁻⁻24 लेट सपोज एटम्स, और वहीं पे मैं आपसे कह रहा हूँ सेम वही मॉलिक्यूल है, सेम वही एटम है, लेकिन अब उसकी तादाद हो गई है 30 × 10⁻⁻24 एटम। माइनस तो खैर नहीं होगा, प्लस होगा। तो आपके पास अब दोनों सेम क्वांटिटीज में जो ग्राम मास है वो आपको ज्यादा किस में मिलेगा, देख के पता चल जाना चाहिए, जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हैं उसमें मिलेगा। ये चैप्टर 2 में मुझे याद पड़ रहा है, मैंने ये काम करवाया था। तो चैप्टर 2 या 3 जिसमें भी काम करवाया होगा, तो आपने सिंपल पढ़ा था एवोगाड्रोस नंबर के बारे में कि मेरे पास ग्राम मास, पहले तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर बताता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल्स की जगह आप ग्राम मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करते हैं इनटू एवोगाड्रो नंबर, या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल देता है। यानी कि अगर ये दोनों चीजें कांस्टेंट है, मैं कह सकता हूँ मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स। तो मास जैसे जैसे बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी बढ़ेंगे, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे बढ़ेंगे मास भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो यही यहाँ पर बात है सारी डेंसिटी की, कि आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं सॉलिड में और उतने ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे लिक्विड के अंदर। तो ये सिंपल सी आपके पास है, बाकी डायग्राम्स वगैरह किताब ने जितनी भी दिखाई है वो आपको उसमें से ज्यादातर बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बनाने की प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर ये टॉपिक आता है तो डायग्राम्स जहाँ पे भी बनी है वहां पर आपको डायग्राम्स बनानी होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर आपको मैंने अभी सॉलिड का पोर्शन प्रॉपर्टीज तक का एंड किया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ाऊंगा। यहाँ तक किसी हुई कंफ्यूजन?